डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये सी जो सीरीज है वीडियोस की, इसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने पर काम कर रहे हैं हम लोग। और पिछले जो सेशन था उसमें हमने सॉल्व किए एसएससी जेई के पीवाईक्यूज में जो फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी उनको। और आज हम करेंगे ओपन चैनल फ्लो और उसी के साथ में हार्डलिंग मशीन्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि चेजिस कोफिशिएंट है, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो आपको पता ही है कि ये इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू सी आर एस का रूट। आर यहाँ पर हार्डलिंग रेडियस है, एस है वो स्लोप है, v वेलोसिटी है और c है वो चेजिस कोफिशिएंट है। ओपन चैनल फ्लो जहाँ पर हो रहा है वहां पर वेलोसिटी के लिए ये चेजिस इक्वेशन और मैनिंग्स इक्वेशन हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे v का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन, मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी की यूनिट। सी का डायमेंशन आर का हो जाएगा, आर होता है ए बाई पी, तो आर का हो जाएगा एल, तो एल रेज टू पावर 1/2 हो गया। एस है वो स्लोप है, तो स्लोप की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो यहाँ से सी आ जाएगा एल टी माइनस वन अपॉन एल 1/2 इज इक्वल टू एल माइनस 1/2 टी माइनस वन, डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें दिए है कि मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, उसकी हार्डलिंग रेडियस है वो किसके इक्वल होगी। तो मोस्ट इकोनॉमिकल जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसके लिए जो बी होता है वो इक्वल होता है 2i के। बी है वो बेस विड्थ है ये वाली, और वाई है वो डेप्थ ऑफ फ्लो है। इस तरीके से ये इस डेप्थ के फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से आर क्या आ जाएगा, आर होता है ए बाई पी, तो ए हो जाएगा बी वाई, पी हो जाएगा बी प्लस 2i। अब बी की जगह मैं अगर 2i लिख दूं तो ऊपर आ जाएगा 2i स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2i प्लस 2i एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2, ऊपर वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2i स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 4y आ जाएगा और अब फाइनल आंसर y बाई 2 आ जाएगा। ये तो इजी है, आप निकाल सकते हो, बट ट्रेपेजॉइडल के लिए आता है तो दिक्कत होती है। तो उसके रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें और इसमें दो बहुत अच्छी सिमिलरिटी है। इसमें क्या होगा, ये दोनों जो साइड्स हैं इनको अगर हम ऐड करें तो हमें टॉप विड्थ मिल जाती है। ये कंडीशन है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की, क्योंकि ये साइड स्लोप भी y है, ये भी y है, तो इनका सम आएगा 2y, वो इक्वल है बेड विड्थ के। सेम चीज ट्रेपेजॉइडल में भी एप्लीकेबल होगी। ये साइड स्लोप है, इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें टॉप विड्थ मिलती है, तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हो। दूसरा, यहाँ पर तो आपने इजीली निकाल लिया, ट्रेपेजॉइडल में भी सेम जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल होती है, वहां पर भी आर है वो y बाई 2 निकल के आता है, उसका डेरिवेशन लेंदी है, तो इसकी हिंट से आप वो भी याद रख सकते हो कि दोनों का सेम है, तो इसका निकाल के देख लिया अगर याद नहीं है तो इसका हो जाएगा हार्डलिक रेडियस विल बी इक्वल टू y बाई 2 हाफ द डेप्थ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि कोई रेक्टेंगुलर चैनल है, इसमें स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ EC और क्रिटिकल डेप्थ YC, इनके बीच का रेशियो क्या होगा। तो E इक्वल होता है y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g के। क्रिटिकल अगर फ्लो हो रहा है तो उस केस में EC रेक्टेंगुलर चैनल के लिए इक्वल होगा YC प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी इक्वल होगा YC के, तो YC बाई 2 है बच रहा है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और EC इक्वल आएगा ये 3/2 YC के इक्वल आएगा, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। और ये हम डिराइव कैसे करते हैं, इसका थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड जानना चाहो तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम E की इक्वेशन लिखते हैं और इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल जो फ्लो हो रहा है उसके केस में जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी स्पेसिफिक एनर्जी की। बट अगर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है तो उस केस में मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो हो रहा होगा। अगर इससे ज्यादा एनर्जी है तो उस केस में दो डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, EC है, E है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट कर देते हैं। अब ये V आ रहा है यहाँ पर और V भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल आ गए हमारे पास, तो V को हम y की फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, V इक्वल होता है Q अपॉन A और एरिया इक्वल है B इंटू वाई के, तो Q अपॉन बी वाई लिख देंगे हम यहाँ पर V की जगह।
अब आप डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट करोगे, तो वहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा कि q² है, दिस विल बी इक्वल टू yc³। तो ये रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए है कि कौन से फ्लो कांस्टेंट है जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो एक तो यहाँ पर चेज़ियस इक्वेशन वाला दिया है ये, और दूसरा दिया है ये मैनिंग्स इक्वेशन में जो एन आता है ये। तो ये इक्वेशन है डायनेमिकली सिमिलर नहीं है इनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम सी को इग्नोर करके इधर का ये इनका निकालें और वी का निकालें तो सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स सी की यूनिट होगी। और सेम मैनिंग्स इक्वेशन के केस में भी होता है। वी तो इधर आ रहा है मीटर पर सेकंड और इधर आर आ रहा है मीटर रेज़ टू पावर 2/3। एस की कोई यूनिट है नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की यूनिट सेम करने के लिए एन की कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होगी। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, दोनों ही है ऐसे हैं जिनकी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक स्पिलवे है, इसके नीचे से जब फ्लो हो रहा है तो 1 मीटर और 6 मीटर की डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लो, एक बिफोर द जंप है एक आफ्टर द जंप है, और हेड लॉस हमसे पूछा है। तो ये फॉर्मूला होता है एक हेड लॉस के लिए, एनर्जी लॉस के लिए, हेड जंप अगर अकर हो रहा है तो। और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं ट्रिक बताती हूँ याद रखने की। इस तरीके से आपने लिखना है 1 2 3 4। अब क्या करोगे, यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे y, यहाँ पे y1 y2, इसका क्यूब है तो ऑब्वियसली होल का क्यूब आएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। क्वेश्चंस आते हैं काफी बार इस फॉर्मूले पे और कैलकुलेशन काफी इजी रहती है, ये वैसा फॉर्मूला है। तो 5⁻³ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 इंटू 1, तो इजी है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 5.21 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शंस में कहीं है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको ये समझाने के लिए कि अप्रोक्सीमेशन की आपकी टेक्निक है वो तभी काम करेगी जब नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये आप ध्यान रखोगे, जहां पर भी अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन कर रहे हो नन ऑफ दीज वहां पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर इसकी जगह मान लिया कि 8 मीटर लिखा होता तो नो डाउट ये आंसर हो जाता, बट अभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन है, इसके लिए स्लोपिंग साइड्स है, उनका एंगल वर्टिकल के साथ में क्या होगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर सेक्शन वो होता है जिसका ये बीच का एंगल जो थीटा बन रहा है ये 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो। और ये अगर 90 डिग्री है तो उस केस में बीच से मैं अगर वर्टिकल लाइन बनाती हूँ तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो वर्टिकल के साथ में हमसे एंगल पूछा है तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी चैनल का, वो क्या होगा अगर हार्डलिक रेडियस है वो 300 सेंटीमीटर है और वेटेड पेरीमीटर है ये 860 सेंटीमीटर है। ऐसे बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस भी जानबूझ के डाले जाते हैं और इनसे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। काफी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस देख के खुश होते हैं कि हाँ इतना इजी क्वेश्चन आ गया, तो इसमें सिली मिस्टेक वाले बच्चों का जरूर नुकसान होगा। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी बच्चा आंसर कर देगा, तो आपको कोई लीड नहीं मिलेगी सिलेक्शन के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इजी क्वेश्चंस आने से भी कोई खास फायदा आपको नहीं हो रहा है। क्या पूछा है हमसे यहाँ पर, आर हमें हार्डलिक रेडियस आर है वो 300 है, वेटेड पेरीमीटर है ये 860 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है। आर इक्वल होता है A/P के, और ए हो जाएगा आर इंटू पी, 300 इंटू 860 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, हमसे पूछा गया मीटर स्क्वायर में, तो हम 100 का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मीटर का स्क्वायर आ रहा है। तो इसको आप करोगे सोल्व तो सी आ जाएगा आंसर 25.8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि हार्डलिक रेडियस आर है ये 4.5 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 18.5 है, तो वेटेड पेरीमीटर क्या होगा। तो 18.5 अपॉन 4.5, इसको सोल्व करोगे तो 4.11 आएगा आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि वीक जंप कब होगा, किस रेंज में फ्राउड नंबर की वैल्यू होगी, तो जंप है वो वीक जंप होगा। तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डलिक जंप के टॉपिक में, काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और आपको ये जरूर याद होना चाहिए। 1 to 1.7 एंडुलर जंप होता है, वीक जंप होता है 1.7 से लेके 2.5 तक, तो यहाँ पर बी आएगा आंसर। देन 2.5 से 4.5 है ये ऑसिलेटिंग जंप होता है,
स्टडी है 4.5 से 9 और 9 से ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग जंप होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि डेप्थ ऑफ फ्लो है वो किसी सर्कुलर चैनल सेक्शन के लिए क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है जो कि आपको याद रखनी है। ये कोई सर्कुलर सेक्शन है तो इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें जब हम इकोनॉमिकल मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर में, ट्रायंगुलर में, वैसे इसमें निकालते हैं तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं कि एक तो हमें डिस्चार्ज मैक्सिमम कराना है या फिर हमें जो वेलोसिटी है उसको मैक्सिमम करवाना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग तो जो होती है रिलेशन वो ऐसा होता है कि ये जो डी है डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस शुड बी इक्वल टू 0.81 कैपिटल डी। कैपिटल डी है इसका डायमीटर है तो 0.81 ऑफ डायमीटर होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए ये यहाँ पर होना चाहिए Q शुड बी इक्वल टू सॉरी Q के लिए मैक्सिमम होने के लिए ये फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए D शुड बी इक्वल टू 0.95 D। तो ये आपको याद रखना है और मैंने यहाँ पर वेलोसिटी ना लिखी है स्पीड लिखा है। तो ये है आपके हिंट के लिए कि स्पीड को ऐसे करेंगे तो 8 बन जाएगा तो 0.81 वाला स्पीड के लिए होगा। 9 में डी है, डी को अगर आप उल्टा करोगे तो 9 बन जाएगा तो डी वाला रिप्रेजेंट करेगा 0.95 वाले को। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इनिशियली काफी कंफ्यूजन होता था मुझे इसमें और फिर मैंने ये ट्रिक बनाई तो मुझे काफी हेल्पफुल रहा ये चीज। वैल्यूज याद रह जाती हैं बट कंफ्यूजन रहता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी वाला कौन सा है, डिस्चार्ज वाला कौन सा है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हो सकता है आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आ रही हो, कोई और ऐसे फॉर्मूला है जिनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो जहां जहां भी आपको दिक्कत लग रही है आप कुछ ना कुछ ट्रिक उसकी बनाओ, उससे याद रखोगे तो इजी रहेगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए पूछा है तो 0.81 टाइम्स ऑफ डायमीटर 2 आएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी डायमेंशंस ये दी गई हैं। अगर डायमेंशंस में डेप्थ और विड्थ मेंशन नहीं किया है तो आप लार्ज वाली को विड्थ लोगे और स्मॉल वाली को डेप्थ लोगे। 4 मीटर ये होगा, ये वाला है ये 3 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा। अब यहाँ पर चेजिस इक्वेशन से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये इक्वल होता है वी सी आर एस का रूट। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी है और हम समझते हैं कि कैसे करेंगे हम इस टाइप की कैलकुलेशन अगर एग्जाम में आती है तो C यहाँ पर आपको दे दिया गया है 90, S की वैल्यू भी दे दिया 0.0006 और R आप निकाल लोगे, R होगा A/P, A हो जाएगा 4 इंटू 3, पेरीमीटर हो जाएगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर। ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो ये प्लस ये प्लस ये 4 प्लस 3 प्लस 3 तो ये 1.2 मीटर R आ गया। अब V की अगर हम इक्वेशन में यहाँ पे लिखेंगे तो 90 इंटू 1.2 इंटू 0.0006 का रूट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10⁵ इसका रूट। इसमें से 10⁴ बाहर ले लूँ तो 10⁴ का रूट 100 आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 100 और अंदर आ जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। ब्रैकेट में आ रहा है, ये आ रहा है 7.2 मतलब 0.9 इंटू 7.2 का रूट। अब वैल्यूज बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं है यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन की हेल्प लेंगे और 7.2 को अगर हमने मान लिया कि 9 होता इसकी जगह तो क्या होता, 9 का रूट 3 आता और 0.9 इंटू 3 2.7 आता। अब 9 से थोड़ा छोटा है तो 2.7 है, इससे थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। आपने क्या किया, इसको बढ़ा दिया है तो एक्चुअल में आपका आंसर आएगा वो इससे कुछ कम आएगा। अब इससे कुछ कम यहाँ पर 2.4 दिख रहा है आपको, बट किसी को ये भी डाउट आ सकता है कि 1.5 तो नहीं हो जाएगा क्या। तो 1.5 के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 4 लोगे। अगर 7.2 की जगह 4 होता तो उस केस में क्या होता, 0.9 इंटू रूट 4 ये 2 और ये 1.8 आता। 4 होता 7.2 की जगह तो 1.8 आता, तो इससे तो बड़ा आएगा आपका आंसर, क्योंकि 7.2 की जगह आपने 4 ले लिया है तो ये आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स ये आंसर पॉसिबल हो नहीं सकता और आपका 100% श्योर है कि यही होगा आंसर। क्वेश्चन 12th भी काफी सिंपल है बट कुछ ना कुछ ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी, आपको थोड़ा बाकी स्टूडेंट से एडवांस होने में।
यहाँ पर पूछा तो बेसिकली आपसे स्पेसिफिक एनर्जी ही है। y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इसका फॉर्मूला है, सबको पता ही है। वैल्यू भी कोई भी रख देगा, 3 इंटू 3 2 इंटू 9.8। बट आप अब इसको एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट करने बैठ गए तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है, आपने इसको 10 ले लेना है। 9.8 की जगह अगर हम 10 ले रहे हैं, डिनोमिनेटर को हमने बढ़ा दिए है, हमारे जो वैल्यू आ रही है उसको हमने घटा दिया है, तो एक्चुअल आंसर है वो इससे कुछ बड़ा आएगा। ये यहाँ पे एरो बना लोगे इस तरीके से तो हेल्प मिलेगी। अब 10 लेने पे क्या आ रहा है आंसर, 1 प्लस 9 2 इंटू 10 1 पॉइंट प्लस 0.9 डिवाइडेड बाई 2 1.45 आ रहा है। इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, यानी बी आ जाएगा आंसर। अब अगर आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने बैठते तो कितने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते ऐसे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि कोई रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है जिसके डायमेंशंस हमें दिए गए हैं 15 इंटू 9 मीटर। तो इसकी विड्थ 15 मीटर हो जाएगी, ये 9 मीटर हो जाएगा, और रनिंग है 1/3, यानी इसकी 1/3 डेप्थ तक ही भरा हुआ है, ये इतनी डेप्थ पे फ्लो हो रहा है। ये डेप्थ है, ये 3 मीटर है। अब यहाँ पर हमसे आर पूछा गया है, तो आर होता है ए बाई पी, एरिया हो जाएगा ये वाला एरिया 15 इंटू 3 45 मीटर स्क्वायर। पी हो जाएगा 3 प्लस 15 प्लस 3 21। तो 45 डिवाइडेड बाई 21, 3 से कैंसिल करोगे तो 15/7 आ जाएगा, 2.13 आएगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, आंसर आपका ये आएगा। तो एसएससी में भी इतनी अच्छी इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी क्वेश्चंस कभी कभी गलत आ जाते हैं। तो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम कहीं पे ऐसा हो रहा है तो एक दो बार उसको चेक कर लो, बट ऐसे उसके पीछे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। हो जाती है मिस्टेक्स, हर किसी के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए है कि हर्डलिंग जंप है, वो कौन सा आकर होगा अगर 4.5 टू 9 का बीच का जो प्राउड नंबर है उसकी वैल्यू है। तो ये स्टडी जंप के केस में होता है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए है कि जिस फॉर्मूला को यूज करते हुए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है वो सर्कुलर चैनल के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में एक में आया था मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, यहाँ पर डिस्चार्ज के लिए पूछा है, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए है कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप है, उसके डायमेंशंस क्या है। तो ये फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एज रेज टू पावर 3/4, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। एनएस किसकी प्रोपोर्शनल है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। तो पंप टरबाइन ज्यादा नहीं भी पढ़ रहे हो तो ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए आपको, पंप के लिए एप्लीकेबल होगा। हमसे पूछा है डायमेंशन स्पेसिफिक स्पीड का, एनएस होता है स्पेसिफिक स्पीड, एन यहाँ पर स्पीड है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, तो एन की यूनिट हो जाएगी 1/t। क्यू होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में डिस्चार्ज, तो ये हो जाएगा एल क्यूब टी माइनस 1, एल क्यूब टी माइनस 1 रेज टू पावर 1/2, और नीचे आ जाएगा एल रेज टू पावर 3/4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एम तो 0 है ही, एल आ जाएगा 3/2 माइनस 3/4, टी आ जाएगा, ये -1 है तो टी आ जाएगा -1/2 -1, नीचे भी एक टी आ रहा है ना, तो m0 l 3/4 और t -3/2, ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि स्पेसिफिक स्पीड जो टरबाइन की होगी उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड के ये फॉर्मूला होता है p h रेज टू पावर 5/4। जब हम पंप की बात करते हैं तो हमें पंप से डिस्चार्ज मिलता है, डिस्चार्ज जो है क्यू उसकी फॉर्म में आएगा, और जब टरबाइन की बात कर रहे हैं तो टरबाइन से हम पावर जनरेट करते हैं, तो पी यहाँ पर आएगा इसके फॉर्मूले में। अब यहाँ पर हमसे पूछा है इसके डायमेंशन और एफ की फॉर्म में पूछी है, तो पी होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई टी, ये पावर की यूनिट हो गई। एन का हमें पहले देखा है 1/t होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये हो गया एफ
L बाई टी रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एच का हो जाएगा L रेज टू पावर 5/4। इसको आप सोल्व करोगे तो F 1/2 आ जाएगा, L 1/2 माइनस 5/4 आ जाएगा और T आ जाएगा -3/2। अब 1/2 माइनस 5/4 L वाला जो है इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस का 3/4। तो F का 1/2 L का 3/4 माइनस का और T का है माइनस का 3/2, तो D आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए है कि पेल्टन व्हील के लिए कांस्टेंट हेड और डिस्चार्ज में वर्क कर रहा है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए स्पीड रेशियो क्या होगा। स्पीड रेशियो है ये होता है वेलोसिटी ऑफ पेल्टन व्हील, ऊपर आती है वेलोसिटी ऑफ पेल्टन व्हील और नीचे आता है वेलोसिटी ऑफ जेट। जो जेट है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है उसमें वाटर की वेलोसिटी है वो क्या है। थ्योरेटिकल इनका रेशियो होता है ये 1/2 होता है, वेलोसिटी ऑफ पेल्टन व्हील डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ जेट है, इनका रेशियो है वो थ्योरेटिकली 1/2 होता है। बट जो वेलोसिटी है जेट की, मतलब जेट में जो वाटर की वेलोसिटी है वो थ्योरेटिकली तो √2gh होती है, लेकिन उसमें एक cv भी आता है। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी होती है वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी की 0.98 ही होती है। तो यहाँ पर अगर थ्योरेटिकल वेलोसिटी की जगह हम एक्चुअल वेलोसिटी लिखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 1/2 v पेल्टन व्हील की वेलोसिटी ऊपर और इसके नीचे आ रही है 0.98 आया इंटू v। अब यहाँ से जो पेल्टन व्हील है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी 0.98 इंटू 1/2 यानी 0.98 इंटू 0.5 और इसको सोल्व करोगे तो 0.46 आ जाएगा। तो आइडियली 1/2 होता है बट ये वेलोसिटी वाला फैक्ट कोफिशिएंट है, ये हमने इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर ये 0.46 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि ये जो टरबाइन के लिए डेटा दिया है 1000 HP का पावर है, वर्किंग हेड 500 है, वर्किंग हेड 18 है, ये स्पीड गिवन है, वर्किंग की जो स्पीड है वो 500 RPM है। तो कौन सा टरबाइन यहाँ पर यूज करेंगे। तो कहीं पर भी हमारे पास जो डेटा है हम उसे NS कैलकुलेट करते हैं और NS डिसाइड करता है कि कौन सा टरबाइन हमें यूज करना है। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10 to 35 के बीच में अगर स्पेसिफिक स्पीड आ रही है तो हम कौन सा टरबाइन यूज करेंगे, और इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती हैं। हालांकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना उतना इजी नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत आती है और इसमें पावर रेज टू पावर 3/4 इस तरीके से आती है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप ऐसे एग्जाम में अपेयर हो रहे हो जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप फॉर्मूला जरूर याद रखें बट क्वेश्चंस इस टाइप का आ रहा है वो अगर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन नहीं है तो उसको स्किप ही करें। जैसे यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो एक तो पावर है ये आपको दिया गया HP में और हमको पावर लेना होता है किलोवाट में, तो 1 HP इक्वल होता है 0.746 के किलोवाट के। तो 0.746 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7460 आ जाएगा। ये 4 जीरो है तो ये 7460 किलोवाट आ गया यहाँ पर। अब आप वैल्यू रख के NS कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा N है 500, 7460 रेज टू पावर 1/2, नीचे H है 81 रेज टू पावर 3/4 और इसको फिर आप सोल्व करोगे तो 177 पॉइंट कुछ आएगा। अब यहाँ पे 81 रेज टू पावर 3/4 है, इसकी जगह कुछ ऐसी वैल्यू होती है जैसे कि 2 की पावर 4 कितना होता है 16 रेज टू पावर 3/4 है। तो ऐसे में तो आप कर सकते हो, फिर दिक्कत नहीं आएगी उतनी, फिर आपका नीचे वाला पोर्शन तो इजी हो जाएगा काफी। बट अभी जो है इस तरीके का है, इसमें बिना कैलकुलेटर के काफी दिक्कत होती है, गलती होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पर आप देखो तो इस रेंज में आ रही है तो फ्रांसिस टरबाइन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिए है कि पंप है उसकी पावर अगर 30 HP है तो इक्विवेलेंट पावर है वो वाट्स में क्या होगी, मतलब पावर की जो यूनिट है उसका हमें कन्वर्जन करना है। तो पावर की यूनिट है ये, एक तो होती है हॉर्स पावर, एक होती है किलोवाट। 1 HP इक्वल होता है 0.746 किलोवाट के।
तो 30 को आप 0.746 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी किलोवाट में पावर आएगी, और इसकी वैल्यू आएगी कुछ 7463 इन 6318 2238, और देन 3 जीरो आएगा तो 22.380 किलोवाट आएगी। आपसे वाट में पूछी गई है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसमें हेड जो डेवलप हो रहा है वो 40 मीटर है, एच 40 मीटर है, स्पीड जो है वो 750 आरपीएम है, रेटेड कैपेसिटी क्यू है वो 50 है, तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगा? पिछले जो चैप्टर्स पिछले जो क्वेश्चंस हम करके आए हैं वहां पर हमने ये फॉर्मूला देखा है, एन एस इक्वल होता है एन रूट क्यू एच रेज टू पावर 3/4 के। तो एन एस यहाँ पर आ जाएगा, एन की वैल्यू आप रख दोगे 750, क्यू आपको दिया गया 50 रेज टू पावर 1/2, और एच यहाँ पर आपका आ रहा है 40 इंटू 3 रेज टू पावर 4। इसको सोल्व करोगे तो 333 आएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक टरबाइन है जो पावर जनरेट कर रहा है, वो दी गई है, वर्किंग हेड है वो 300 आरपीएम है, मतलब वर्किंग जो है वो 300 आरपीएम की स्पीड पे 100 मीटर की हेड के लिए हो रही है, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होगा? अगेन फॉर्मूला वही है, दिक्कत है तो सिर्फ कैलकुलेशन में है। एन एस 300 15,000 रूट डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 5/4। तो यहाँ पर अब आप इसको सोल्व करोगे तो 367.4 आएगा, सॉरी 327.4 आएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि दो एग्जैक्टली सेम पंप हैं और वो रन कर रहे हैं सेम स्पीड पे, वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, पहला 20 मीटर की हाइट से कर रहा है, दूसरा 30 मीटर की हाइट से कर रहा है, तो डायमीटर क्या होगा पहले इम्पेलर सेकंड वाले इम्पेलर का? अगर पहले वाला जो इम्पेलर है उसका है वो 500 mm है, तो एक इक्वेशन होती है, एक रिलेशन होता है, u इक्वल होता है पाई डी एन रेज टू बाई पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60, और u प्रोपोर्शनल होता है रूट एच के। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं कि पाई डी एन 60 है, ये प्रोपोर्शनल होगा रूट एच के। यहाँ पे अब n तो सेम है तो ये d प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एच के, और यहाँ से अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं h1 अपॉन h2 का रूट डिवाइडेड बाई d1 अपॉन d2। अब वैल्यू रख दीजिए आप 20 डिवाइडेड बाई 30 का रूट, d1 है 500, d2 आपको निकालना है, यहाँ पर d2 हो जाएगा 500 इंटू 3/2 का रूट, और इसको सोल्व करोगे तो 612 सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि कोई प्लांट है, उसकी कैपेसिटी है 10,000 किलोवाट, वो 100 घंटे ऑपरेट हो रहा है, और पावर जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वो है 4 लाख किलोवाट आवर। तो हमसे पूछा यहाँ पर कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा? कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? एक्चुअल में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है और मैक्सिमम कैपेसिटी पे अगर वर्क कर रहा होता तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता, इन दोनों का रेशियो है डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है कैपेसिटी फैक्टर। तो जनरेट कितनी कर रहा है एक्चुअल में पावर? 4 लाख। फुल कैपेसिटी पे चलता तो कितनी 100 घंटे में कितनी एनर्जी जनरेट करता? 10,000 इंटू 100। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये परसेंटेज में निकालते हैं, तो ये 10 और ये 40% आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये यहाँ पर हार्डलिक्स और ओसीएफ के भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो खत्म होता है। अब आप इसी सीरीज में आगे कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं उसका नीचे कमेंट करके बता दें तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।